डीमन स्लेयर एक ऐसी शोनेन एनिमे जो कि अपने इनक्रेडिबल एनिमेशंस और अमेजिंग बैक स्टोरी डिलीवरीज के लिए जानी जाती है। और तुम सभी कहीं न कहीं रूई, गियोतारो एंड डाकी और हमारे मेन कैरेक्टर तानजीरो के बैक स्टोरी के फैन हो गए ही। लेकिन अगर क्या होता हमारे मेन कैरेक्टर तानजीरो की बैक स्टोरी अपन ने जिस तरीके से देखी है वैसी ना होती तो? व्हाट आई रियली मीन कि अगर गियो के जगह पे किसी और हाशिरा को भेजा गया होता और अगर वो नेजुको को सीरीज के स्टार्ट में ही मार देता तो क्या होता? फिर क्या हमारा तानजीरो वही टिपिकल स्वीट, इनोसेंट एंड बी पॉजिटिव चीयरफुल बंदा बन पाता जैसा कि अपन सीरीज में देखते आ रहे हैं, या फिर वो एक डार्क, डिप्रेसिंग, कोल्ड एंड रेज से भरा हुआ बंदा बनता? और इन सभी चीजों से पूरी डीमन स्लेयर सीरीज किस तरीके से अफेक्ट होती? वेल, अगर ऐसी चीजें आज से पहले कभी तुमने नहीं सोची है तो अब सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी पॉसिबिलिटी को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या होता अगर नेजुको सीरीज के स्टार्ट में ही मर चुकी होती तो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट, कीप वॉचिंग। सो डीमन स्लेयर के इस अल्टरनेट रियलिटी में भी चीजों की शुरुआत वैसे ही होती। तानजीरो वुड्स कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में गया होता और वापस आने पर उसे देखने को मिलती उसकी डेड फैमिली एंड डीमन में कन्वर्ट हो चुकी छोटी बहन नेजुको। देन सीरीज के तरह ही वो नेजुको को उठाकर मेन विलेज की तरफ लेकर जाता और तभी यहाँ पर अपन को देखने को मिलता इस अल्टरनेट रियलिटी का ट्विस्ट, जहाँ पर गियो के जगह पर आए होते सपोज शिनोजुगावा एंड गियोमे। एंड हियर शिनोजुगावा बीइंग शिनोजुगावा, वो अपने डीमन हेटिंग एटीट्यूड्स के वजह से नेजुको को मारने से पहले बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और तानजीरो के कुछ कहने न कहने से पहले ही नेजुको को खत्म कर देता। और गियो में भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करता, बिकॉज द रीजन इज कि वो सीजन 1 के हाशिरा मीटिंग में उबयाशिकी के नेजुको को जिंदा रखने के डिसीजन के बिल्कुल ही खिलाफ था, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि नेजुको ने 2 सालों से एक भी ह्यूमन को कंज्यूम नहीं किया है। मींस उसे भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि नेजुको कभी भी अपना कंट्रोल ना खोकर ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेगी, तो वो भी नेजुको को फिनिश करने का ही थॉट चूज करता और शिनोजुगावा के अटैक्स के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। वेल, ये सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये थॉट जरूर से आ रहा होगा कि तो देन गियो ने नेजुको में ऐसा क्या देख लिया था जो उसने उसे ना मारने का डिसीजन लिया। सो वेल, ये चीज थोड़ा सा माइनर स्पॉइलर हो जाएगा, तो अगर तुम इसे अवॉइड करना चाहते हो तो दिए गए टाइम स्टैम्प तक स्किप कर दो और जिन्हें रीजन जानना है वो कंटिन्यू करो। सो द थिंग इज, गियो के फैमिली पर भी डीमन अटैक हुआ था और डे बिफोर हर बिग सिस्टर्स वेडिंग, और उसकी बड़ी बहन ने खुद को सैक्रिफाइस करके गियो को बचाया था। और वहाँ पर नेजुको भी तानजीरो को बचा रही होती है, जिससे कि पहली बात तो गियो ने इस चीज को शायद से अपनी बहन वाली इंसिडेंट के साथ रिलेट कर दिया होगा, और दूसरी बात उसने इससे यह कंक्लूड किया होगा कि मे भी नेजुको अपने भाई को बचाने के विल के वजह से अपने ह्यूमन बिहेवियर्स को सस्टेन रख पाएगी, और इन दोनों चीजों के वजह से उसने नेजुको को ना मारने का डिसीजन लिया होगा। बट शिनोजुगावा और गियोमे के केस में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के साथ गियो वाला इंसिडेंट ना होने के वजह से इनके दिमाग में ये थॉट ही नहीं आएगा कि मे बी नेजुको तानजीरो को प्रोटेक्ट करने के विल के वजह से अपने ह्यूमन बिहेवियर को सस्टेन रख पाएगी, और इस वजह से ये दोनों इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर ही नहीं करेंगे और इसे मारने का ही डिसीजन लेंगे। और ऐसा होने के बाद तानजीरो पूरे गुस्से और रेज में होगा कि उन लोगों ने उनकी बात सुने बगैर ही नेजुको को मार दिया। लेकिन फिर गियो में उसे संभालेगा और सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करेगा जिससे कि वो थोड़ा शांत होगा, लेकिन फिर भी उसमें वो गुस्सा और रेज भरा रहेगा, स्पेशली उन डीमंस के रिगार्डिंग जो कि बिना किसी रीजन के एक हंसती खिलती खुशहाल फैमिली को चंद सेकंड्स में ही बर्बाद कर देती है। और ये सब होने के बाद गियो तानजीरो को उबयाशिकी के पास जाने का एडवाइस देगा, क्योंकि वो उसे उस सुनसान से जंगल में अकेले तो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो शिनोजुगावा की तरह कोई इग्नोरेंट पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम्हें गियोमे का पास से जरा भी पता हो तो वो बच्चों और बेसहारों के प्रति काफी कंसिडरेट रहा है, और जब उसके साथ भी कांड हुआ रहता है तो उसे भी उबयाशिकी के पास ही भेजा गया था और उबयाशिकी ने उसे सही गाइडेंस दी थी। तो इस वजह से उसके दिमाग में भी तानजीरो को गाइडेंस देने के लिए फर्स्ट प्लेस में उबयाशिकी का ही थॉट आएगा, और जब तानजीरो उबयाशिकी के पास पहुंचेगा तो उबयाशिकी उसे एक डीमन स्लेयर बनने का एडवाइस देगा टू सेव फर्दर कैजुअलिटीज एंड मोर फैमिली डिजास्टर्स लाइक तानजीरोस। और फिर वो
उसे किसी एक डीमन स्लेयर ट्रेनर, सपोज फॉर्मर थंडर हाशिरा, जिगुरो के पास भेजेगा, जो कि ज़ेनित्सु का भी ट्रेनर है। अब थंडर हाशिरा है इसीलिए क्योंकि पहली बात तो वो एक काफी वेल नोन हाशिरा है जिसका कॉन्टेक्ट उबयाशिकी के पास है, और दूसरी बात यह वाला पॉसिबिलिटी एक काफी खतरनाक वाले तांजीरो को राइज देने वाली है। सो लेट्स कंसीडर कि तांजीरो के सीरियस, डिटर्मिनेंट, हार्ड वर्किंग एंड रेजफुल एटीट्यूड को देखकर जिगुरो उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है। और जिगुरो का स्टूडेंट बनने के बाद तांजीरो सीखना शुरू करेगा थंडर ब्रीदिंग, और यहाँ पर वो थंडर ब्रीदिंग को काफी जल्दी लर्न एंड मास्टर करना शुरू कर देगा। बिकॉज द रीजन इज इस वाले तांजीरो में अपने पूरे फैमिली और इकलौती होप नेजुको को खोने के बाद इतना रेज भरा रहेगा कि उसका गोल डीमंस को खत्म करने और रिवेंज लेने के अलावा कुछ होगा ही नहीं। एंड इफ यू रिमेम्बर देन पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में तांजीरो का मेन पर्पस ही नेजुको को ह्यूमन में कन्वर्ट करना था बाय नोइंग मोर अबाउट द डीमंस। इसीलिए वो डीमन स्लेयर कॉर्प भी ज्वाइन करता है और हर एक बैटल के बाद तमायो को डीमन ब्लड भेजता रहता है फॉर रिसर्च पर्पस। मींस उसके पास एक होप था जो कि उसे पॉजिटिव स्टेट में बनाए रखने में हेल्प कर रहा था। बट यहाँ पर तांजीरो का वो मकसद और होप ही खत्म हो चुका है, एंड नाउ ही इज अ एम्प्टी पर्सन हु लॉस्ट हिज एवरीथिंग एंड डजंट हैव एनी होप, और प्लस वो रिवेंज के रेज से भी भरा हुआ है। सो इन सभी वजहों से इस रियलिटी में तांजीरो का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना और डीमंस को खत्म करना रहेगा फॉर सेटिस्फाइंग हिज एंगर, रिवेंज एंड ईगो। उसका पूरा पर्सनालिटी ही काफी सीरियस, कोल्ड, इग्नोरेंट, रेजफुल एंड बस अपने रिवेंज के बारे में केयर करने वाला बन जाएगा। एंड इस वजह से हर वक्त वो इंटेंस ट्रेनिंग में लगा रहेगा, अपनी लिमिट्स को पुश करता रहेगा और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और रूई वाले आर्क तक आते आते वो थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म गॉड स्पीड थंडर क्लैप के स्पीड के मामले में ज़ेनित्सु के लेवल को भी क्रॉस कर देगा। एंड इफ यू आस्क द रीजन, तो ज़ेनित्सु जितना भी एफर्ट अपने ट्रेनिंग में देने वाला है उसका 10 गुना एफर्ट तांजीरो का ये वाला वर्जन अपने ट्रेनिंग में देने वाला है, बिकॉज ऑफ हिज सीरियसनेस एंड रेज। और अगर तुमने डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11 देखा हो तो उसमें तांजीरो ने ज़ेनित्सु के बस एक एडवाइस को ही याद करके थंडर ब्रीदिंग को यूज कर दिया था। सो तांजीरो में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, और रही बात एफर्ट की तो ये वाला तांजीरो इस चीज में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा और काफी जल्दी ही थंडर ब्रीदिंग को मास्टर करते हुए काफी क्विकली ज़ेनित्सु के स्पीड को क्रॉस कर देगा। और बाकी के बचे 5 फॉर्म्स को वो एक अबव एवरेज लेवल पर प्रैक्टिस करता रहेगा, क्योंकि ज़ेनित्सु के वजह से उससे पता रहेगा कि एक फॉर्म को मेजरली प्रैक्टिस करने का क्या प्रॉफिट है। एंड फिर जब उसकी फाइट रूई के साथ होगी तो वो उसे काफी अच्छी खासी टक्कर देते हुए सन ब्रीदिंग को डिस्कवर करेगा और अपने सोर्ड स्विंगिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा, जैसा कि उसने सीरीज में किया था। और पॉसिबली यहाँ पर वो सन ब्रीदिंग के टेक्निक्स एंड थंडर ब्रीदिंग के स्पीड के वजह से रूई को डिफीट भी कर देगा, क्योंकि अगर तुमने ग्यू वर्सेस रूई वाला फाइट देखा होगा तो उसमें ग्यू का स्पीड ही था जो उसे रूई के स्पाइडर थ्रेड अटैक से बचने और रूई पर अटैक्स लैंड करने में हेल्प करती है। और वो स्पीड इस वाले तांजीरो के पास पहले से ही है बिकॉज ऑफ द थंडर ब्रीदिंग। एंड फिर इस वाले फाइट के बाद वो अपने स्पीड और सोर्ड स्किल को और भी इंप्रूव करेगा। और फिर उसके सामने आएगा म्यूगन ट्रेन वाला मिशन, जहाँ पर एनमू वाले फाइट तक तो चीजें वैसे ही जाएंगी, लेकिन चीजें ट्विस्ट होना शुरू होंगी अकाजा वाले फाइट से, जहाँ पर रेंगुकू स्टार्ट में अकाजा को अकेले ही हैंडल करेगा, लेकिन जब अकाजा रेंगुकू को हैवी डैमेजेस देगा तो फिर तांजीरो आएगा उसे बैकअप करने विद द स्पीड ऑफ हिज थंडर ब्रीदिंग। और फिर वहां पर अपन को एक आइकॉनिक रेंगुकू एंड तांजीरो डुओ देखने को मिलता विद आइकॉनिक कॉम्बो ऑफ सन एंड फ्लेम ब्रीदिंग। बट अकाजा बीइंग अकाजा, वो एट दी एंड रेंगुकू को खत्म करता और सनराइज होने के वजह से वहां से एस्केप करता। सो और पूरा रेंगुकू इज गोना डाई हियर अगेन, सॉरी रेंगुकू। बट इस वाले फाइट के बाद तांजीरो को ये चीज रियलाइज होगा कि स्पीड के मामले में वो अब भी कितना पीछे है। और उसके बाद फिर दोबारा से जब वो बटरफ्लाई मेंशन में रिकवर होने के बाद अपना ट्रेनिंग शुरू करेगा तो वहां पर वो अपने स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्लोजिंग टू बी अ हाशिरा लेवल। और फिर जब वो टेंगन के साथ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के इन्वेस्टिगेशन पर जाएगा और गियोटारो एंड डाकी वाले फाइट को ज्वाइन करेगा तो वहां पर वो डाकी को इजीली डिफीट कर देगा। बट जब बात आएगी गियोटारो की तो वहां पर अभी भी तांजीरो उसे डिफीट करने के केपेबल नहीं होगा, लेकिन वहां वो उसे काफी अच्छी टक्कर जरूर देगा विथ ऑलमोस्ट मैचिंग हिज स्पीड। लेकिन एट द एंड जब वो अपने लिमिट को टच करेगा तो अगेन गियोटारो उसे सीरीज की ही तरह पोक एंड इंसल्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन जब तांजीरो उसे ट्रिक करके पॉइजन कुनाई से स्टैब करेगा
करेगा और उससे वो थोड़ा इमोबिलाइज और स्लो हो जाएगा, तो वहाँ पर टेंगेन के साथ साथ तानजीरो भी उस पर अटैक करना शुरू करेगा, जिससे कि यहाँ पर अपन को उस आइकॉनिक टेंगेन वर्सेस गियोतारो के एनिमेशन फ्रेम में तानजीरो भी एक्शन में देखने को मिलेगा। और अब जाकर यहाँ पर तानजीरो का स्पीड गियोतारो एंड टेंगेन के इक्वल होगा और एट दी एंड तानजीरो गियोतारो को फिनिश करेगा जैसा कि उसने एनीमे में किया था। बट यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि वो गियोतारो को एक काफी अच्छी फाइट देगा, जिससे कि यहाँ पर अपन को तानजीरो के फाइट का एनिमेशन टेंगेन वर्सेस गियोतारो लेवल का देखने को मिलता। और जनाब इस वाले फाइट से तानजीरो अपने स्पीड को इतना इनहैंस कर चुका होगा और इतना कुछ सीख चुका होगा कि यहाँ इस पॉइंट तक वो हाशिरा लेवल को टच कर लेगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टेक्निक्स। और फिर जब इन सभी के बाद सोर्ड्समिथ आर्क शुरू होगा, तो वहाँ पर हान तेंगू के उन चारों फॉर्म्स को डिफीट करने के बाद तानजीरो जुहाकुतेन से हुए फाइट में स्ट्रगल नहीं करता, बल्कि उसे काफी अच्छी टक्कर देते हुए उसके वुड ड्रैगन के स्पीड और अटैक्स को इजीली ओवरटेक एंड डॉज कर लेता और फिर सन ब्रीदिंग के टेक्निक से उन वुड ड्रैगन्स पर अटैक्स लैंड करता और उन्हें कट भी कर देता। प्लस मीत्सुरी के आने तक वो काफी अच्छे तरीके से जुहाकुतेन को हैंडल करता और उसे काफी तगड़ी फाइट देता। एंड फिर मीत्सुरी के आने के बाद वो हान तेंगू को फिनिश करने जाता और बिना किसी स्ट्रगल के उसे फिनिश भी कर देता, जिससे कि यहाँ पर अपन को मीत्सुरी वर्सेस जुहाकुतेन के साथ साथ एक काफी गजब तानजीरो वर्सेस जुहाकुतेन भी देखने को मिलता। एंड इफ अगर इस वाले तानजीरो का फाइट अपर मून 5 गियोको के साथ होता, तो टोकेटो की तरह ही तानजीरो भी उसे थोड़े मोड़े स्ट्रगल के बाद हरा ही देता। सो द सिंपल कंक्लूजन इज कि ये वाला तानजीरो अपने रेज एंड सीरियसनेस के वजह से इतना जल्दी पावर अप करता कि वो फाइट्स में एक बैकअप सपोर्ट न बनकर मेन फाइटिंग लाइन में हेवीली कंट्रीब्यूट करता, इवन विदाउट एनीवन्स हेल्प। एंड एक और कांडी चीज इस पॉसिबिलिटी में ये होती कि यहाँ पर डीमन स्लेयर सीरीज कभी भी खत्म ही नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर नेजुको के एग्जिस्ट ना करने के वजह से मुजान कभी भी सन को कॉन्कर ही नहीं कर पाता और वो कभी नेजुको के पीछे जाता ही नहीं, जिसके वजह से कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं होती और इन्फिनाइट कासल आर्क नहीं होता। सो दिस वुड हैव प्रोबेबली हैपेंड टू तानजीरो इफ नेजुको हैड डाइड इन द स्टार्ट। सो तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये पॉसिबिलिटी एंड थ्योरी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।